बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन अर्थात आहार पोषण एवं स्वच्छता का वीडियो। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, हेल्थ एंड केयर के बारे में। किसके बारे में? हेल्थ एंड केयर के बारे में। इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो ये भी अनिवार्य प्रश्न पत्र है, को करिकुलम कोर्स है और आपके बीए बीएससी बीकॉम या बीएससी एजी या फिर बीएससी होम साइंस जो भी आप कर रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर हो या फिर और भी किसी में पूछा जा सकता है। तो जो भी जहाँ पर भी पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर या भी जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्र हैं उनके लिए लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 से अधिक प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं प्रश्नों की ओर। ओके, तो सभी के परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मैं प्रश्नों को स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न आपके समक्ष है भाई कि दीर्घकालीन मधुमेह रोगी को दिया जाना चाहिए। दीर्घकालीन मधुमेह रोगी को दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए भाई? दवाइयाँ दी जानी चाहिए या फिर इंसुलिन दी जानी चाहिए या फिर इंजेक्शन दिया जाना चाहिए या ये सभी दी जानी चाहिए? तो दवाइयाँ, इंसुलिन, इंजेक्शन ये सब देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमेह के रोगी हेतु भोज्य पदार्थ तत्व निम्न में से कौन सा निर्धारित है? कैलोरी या कार्बोज या प्रोटीन या ये सभी? ओके, तो उसके लिए क्या है? ये सभी निर्धारित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है बार बार तथा अधिक मात्रा में मूत्र का होना, ये पॉलीयूरिया है या फिर कोसूरिया है या फिर डायबिटीज को है या फिर इनमें से कोई नहीं रोग है? तो जिस व्यक्ति के बार बार तथा अधिक मात्रा में जो है मूत्र अगर हो रहा है तो उसको पॉलीयूरिया नाम की जो है एक प्रकार से बीमारी मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मधुमेह का प्रकार कौन सा है? निम्नलिखित में से मधुमेह का प्रकार मतलब का कौन प्रकार है? बालकों में मधुमेह या वयस्क मोटे व्यक्ति में मधुमेह या सामान्य वजन वाले में मधुमेह या उपरोक्त सभी? तो भाई इन सभी में हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है बालकों में मधुमेह के क्रमशः मतलब कि बालकों में मधुमेह के लिए क्रमशः कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन का परसेंट कितना है? तो 40, 40 या फिर 20 कितना है भाई? तो ये सभी जो है परसेंटेज है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर के किस अंग से इंसुलिन हार्मोन्स का जो है स्रावण होता है? तो मनुष्य के शरीर के किस अंग से होता है भाई? तो मनुष्य के जो है शरीर में जो अग्न्याशय होता है उससे इंसुलिन नामक हार्मोन्स का क्या होता है? स्रावण होता है। तो ऑप्शन नंबर अग्न्याशय कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मधुमेह के रोगी को आहार देते समय मधुमेह के रोगी को आहार देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पौष्टिक तत्वों को या भोज्य पदार्थों को या फिर वसा वाले पदार्थों को? तो भाई मधुमेह के रोगी को आहार देते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, यदि मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन की आवश्यक मात्रा स्रावित नहीं होती तो रोगी के शरीर में इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन पहुंचाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी ए मतलब ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है निम्न में से कौन सा कथन उच्च रक्तचाप के संदर्भ में सत्य है? तो भाई उच्च रक्तचाप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य पढ़ते पहले। ऑप्शन ए है कि उच्च रक्तचाप रोग का एक लक्षण है, बिल्कुल लक्षण है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि व्यक्ति का रक्तचाप प्रायः मोटापे के कारण बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। कभी कभी उच्च रक्तचाप के घातक परिणाम भी होते, बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी है ये सभी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपका है कि मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन की अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों या प्रभावों को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि जो है कोई मीठा भोज्य पदार्थ उसको दिया जाए। ओके, मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन की अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों या प्रभावों को नियंत्रित करने का जो उपाय है वो यही कि कोई मीठा या फिर भोज्य पदार्थ, कोई मीठा भोज्य पदार्थ उसको दिया जाए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। आप लोग सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है आपका कि उच्च रक्तचाप की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की तीसरी अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है गंभीर अवस्था, बी ऑप्शन है सामान्य अवस्था, सी ऑप्शन है अति गंभीर अवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसको गंभीर अवस्था के नाम से जाना था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, सॉरी ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे ऊर्जा की इकाई कौन सी है?
तो ऊर्जा की इकाई आप सभी को पता होगा कौन सी है भाई, कैलोरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। अगला प्रश्न देखिएगा, शिशु की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए सर्वोत्तम है। शिशु की शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए सर्वोत्तम क्या है भाई, माता का जो दूध होता है वही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में कम होनी चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में क्या कम होनी चाहिए भाई, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा या वसा की मात्रा या जल की मात्रा। तो वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में वसा की मात्रा को कम रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, सॉरी सी करेक्ट है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष कि भोजन में कैलोरी की मात्रा निर्भर करती है उसमें उपस्थित प्रोटीन की मात्रा पर या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर या वसा की मात्रा पर या फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा सभी पर। तो भोजन में कैलोरी की मात्रा निर्भर करती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि दिमागी कार्य करने वाले पुरुषों को प्रतिदिन कैलोरी लेनी चाहिए। कितनी कैलोरी ऊर्जा लेनी चाहिए उसको भाई प्रतिदिन, तो 2425 किलो कैलोरी ऊर्जा, मतलब कि कैलोरी ऊर्जा इसके पास होनी चाहिए अगर वो दिमागी कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कैलोरी कहते हैं, कैलोरी किसे कहते हैं, ऊर्जा मापने की इकाई को ही कैलोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है कैलोरी की या प्रोटीन की या विटामिन की या खनिज लवणों की। तो शरीर निर्माण के लिए सबसे अधिक जो आवश्यकता होती है प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मोटा होने का कारण है, प्रोटीन है या वसा है, विटामिन सी है या कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर जवान होने का कारण पूछे तो विटामिन आप ई लगाएंगे, शायद विटामिन ई। और अगर आपसे पूछे कि व्यक्ति के मोटा होने का क्या कारण है, तो भाई वो वसा के कारण व्यक्ति मोटा होता है। वसा को अंग्रेजी में फैट ही कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, एक मोटे व्यक्ति को कम प्रयोग करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन या विटामिन। तो जाहिर सी बात है, मोटा है ऑलरेडी तो उसको वसा कम लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है, ऑयली पदार्थ को कम खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक कैलोरी प्राप्त होती है। सबसे अधिक कैलोरी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वसा से ही सबसे अधिक कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए, हरी सब्जियां, फल या रेशेदार पदार्थ क्या लेना चाहिए भाई, तो ये सभी चीज़ें उसको ज़्यादा लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है। समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है आपका कि समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम है सहायक पोषाहार या पोषाहार एवं स्वास्थ्य, या ऑप्शन आपको सी में दिया है रोग निरोधन, या ऑप्शन डी दिया है आपको उपयुक्त सभी। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी में कितने उम्र की महिलाएं भाग लेती हैं। तो आंगनबाड़ी में जो है 15 से 45 वर्ष की जो है महिलाएं जो होती है भाग लेती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी बाल कल्याण की केंद्र के कार्य। तो आंगनबाड़ी बाल कल्याण केंद्र के जो कार्य हैं, पहला कार्य यही है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को आहार दिया जाए। दूसरा कार्य है कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाए। तीसरा कार्य है कि धात्री माताओं को पौष्टिक आहार देना, मतलब धात्री माने जो जन्म दे चुकी हैं बच्चे को, ऐसी माताएं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। ओके, अगला प्रश्न है, धात्री माने वैसे होता है जो दूध देने वाली होती है, उसी को धात्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की योग्यता होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या योग्यता होनी चाहिए भाई, वो 8वीं पास भी होनी चाहिए, 12वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, तो कुछ भी हो सकती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये सब। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, एक पर्यवेक्षिका पर कितने आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी होती है। एक पर्यवेक्षिका पर कितने आंगनबाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी होती है भाई, तो 17 से 25। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो आंगनबाड़ी का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो जो है CDPO होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है वो उसके क्षेत्र का दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है भाई, तो वो दिल्ली में है अपने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मशरूम किस बीमारी से लड़ने के में सहायक होता है। तो मशरूम जो होता है वो कैंसर की बीमारी से लड़ने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट। अगला प्रश्न है, सूखे मेवे में निम्न में से क्या पाया जाता है भाई, तो सूखे मेवे में क्या पाया जाता है, तो ये आयरन, फाइबर, प्रोटीन, खनिज लवण, मैग्नीशियम सब पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रतिजैवी भी कहलाते हैं। प्रतिजैवी क्या कहलाते हैं भाई, तो ये जो है इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबिलिन्स कहलाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका
सी में जो दिया है वही करेक्ट होगा, सी वाला इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न आपके समझ आ चुका है। बड़ी आंत, बड़ी प्रश्न क्या है आपके समझ कि बड़ी आंत के अंतिम भाग में, बड़ी आंत के अंतिम भाग में उत्पन्न होने वाली कब्ज को क्या कहते हैं। प्रश्न क्या है, बड़ी आंत के अंतिम भाग में उत्पन्न होने वाली जो कब्ज है उसको क्या कहते हैं। स्पास्टिक कब्ज या फिर एटानिक कब्ज या अवरोधात्मक कब्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं भाई उसको, उसको अवरोधात्मक कब्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कब्ज मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन कब्ज निवारण के उपाय के रूप में द्रव पैराफिन के विषय में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन है भाई, रात में 50 मिली मात्रा लेने से कब्ज निवारण हो जाता है, ये भी आपका जो है क्या है, सत्य नहीं है। और यह जो है आंतों में रक्त में अवशोषित होता है, ये भी गलत है आपका। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि बड़ी आंत या मलाशय में किसी आघात से संक्रमण के कारण होने वाली कब्ज का उपचार हो सकता है। तो क्या हो सकता है भाई, शल्य क्रिया द्वारा जो है हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था की स्थिति में पाई जाती है अवरोधक कब्ज या स्पाटिक कब्ज या फिर एटानिक कब्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धावस्था में जो कब्ज होती है उसको एटानिक कब्ज के नाम से आना था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, तो जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक मतलब एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.44 फ़ारेनहाइट का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रेड क्रॉस सोसाइटी के विषय में सत्य नहीं है। तो कौन सी जो है कौन सा नहीं है भाई, सत्य नहीं है। अब पहला पढ़ते हैं भाई, यह शांति एवं युद्ध के समय सेवाएं उपलब्ध करवाता है, बिल्कुल नहीं। यह एक शासकीय संगठन है, यह अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को प्रोत्साहन देता है, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ये सभी ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत में मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है भारत में वो कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि माता कस्तूरबा किसकी पत्नी थी। भैया सभी को पता होगा, तो माता गांधी जो थी वो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी भाई, जो है माता कस्तूरबा थी वो महात्मा गांधी जी की क्या है भाई, वो महात्मा गांधी जी की क्या है, पत्नी है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1863 ईस्वी में हुई थी। ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। NNP का क्या अर्थ है भाई, राष्ट्रीय पोषण नीति को शॉर्ट फॉर्म में NNP के नाम से जाना जाता है। ओके। बाल कल्याण के स्वयंसेवी संगठन कौन है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये है। ओके। हैजा के जीवाणु को क्या कहते हैं, तो कामा बैसिलिस जो है वो हैजा जीवाणु के का नाम है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न है आपके समक्ष, क्या माता कस्तूरबा किसकी पत्नी थी, तो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का क्या कार्य है, तो यूनिसेफ का क्या कार्य है भाई, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये काम है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मक्खियों के द्वारा, प्रश्न क्या है, मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया, अतिसार, तपेदिक या हैजा। तो मक्खियों के द्वारा फैलता है आपका कौन सा रोग भाई, हैजा फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हैजा के जीवाणु का क्या नाम है, तो हैजा के जीवाणु का क्या नाम है भाई, जो है बैसिलस जो है इसका नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है, अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है भाई, तो अशुद्ध जल से हैजा नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है, टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है, सल्मोनेला टाइफी नाम है या फिर जो है ट्यूबरकिल बैसिलस नाम है, कामा बैसिलस नाम है, या फिर जो है बैरियोला वायरस नाम है। तो टाइफाइड के जीवाणु का जो नाम है वो सल्मोनेला टाइफी नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि अतिसार किस ऋतु में अधिक होता है, अतिसार नामक बीमारी किस ऋतु में सबसे ज़्यादा होती भाई, तो वर्षा ऋतु में अतिसार ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जल से होने वाले रोग के बचाव के लिए तालाब का जल पीना चाहिए या जल को ठंडा करके पीना चाहिए, जल को उबाल कर पीना चाहिए, जल को पीना ही नहीं चाहिए, तो बताएं। तो अशुद्ध जल से होने वाले रोग से बचाव के लिए हमको जल को उबाल कर पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हैजा के जीवाणु का संवाहक होता है,
हैजा के जीवाणु का संवाहक कौन सा होता है भाई? तो हमने बताया था मक्खी के से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न है जो है अमीबिक पेचिस किस जीवाणु के द्वारा फैलती है? अमीबिक पेचिस जो होती है वो जो है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से फैलती है। ये जीवाणु है एक प्रकार से एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसी जीवाणु से अमीबिक पेचिस जो होती है वो फैलती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्या है भाई? मोतीझरा, मोतीझरा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो मोतीझरा जो रोग है वो आपका वो फैलता है सल्मोनेला टाइफी से। किससे? सल्मोनेला टाइफी से फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोतीझरा में प्रारंभ में ज्वर होता है, प्रारंभ में ज्वर होता है कितने जो है फ़ारेनहाइट का होता है? तो 101 फ़ारेनहाइट का जो है वो ज्वर होता है, अर्थात बुखार होता है मोतीझरा में। अगला प्रश्न है, मोतीझरा में दूसरे सप्ताह में ज्वर कितना हो जाता है भाई? शुरुआत में प्रारंभ में तो 101 फ़ारेनहाइट होता है, जब दूसरा सप्ताह लगता है मोतीझरा नामक बीमारी में तो फिर जो है बुखार आपका कितना हो जाता है भाई? तो 104 डिग्री के आस मतलब 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मक्खियों से कौन सा रोग फैलता है? तो मक्खियों से कौन सा रोग फैलता है भाई? मक्खियों से आपका टाइफाइड भी होता है मक्खियों से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई? तो भारतीय क्षय रोग संघ की जो स्थापना की गई थी वो 1939 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी में दिया है, 1939 से ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी भाई? कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी भारतीय जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना? आपसे पूछेगा रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, तो आप बताएंगे 1863 में। जब पूछे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी तब आप बताएंगे 1920 में। तो यहाँ पर भारतीय शब्द लगा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और नहीं अगर आपको केवल पूछता है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना तो आप क्या बताते भाई? 1863। ओके, लेकिन भारत की पूछेगा तो आप 1920 लगाइएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम जो अपनाया गया था, कहाँ पर अपनाया गया था भाई? तो वो अपनाया गया था आपका कहाँ पर? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, WHO। अगला प्रश्न, WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? पेट की बीमारी के रूप में, या सबकी भलाई के अर्थ के रूप में, स्वास्थ्य, या फिर कैंसर की बीमारी के रूप में, या धार्मिक भलाई के रूप में? किस में भाई? तो WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? किस पर फोकस करती है भाई? तो सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना भाई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मधुमेह किसके मतलब किसमें मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है? तो मधुमेह जो होता है पैनक्रियाज में खराबी हो जाती है तब ये होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है? निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है भाई? तो काली खांसी भी संक्रामक है, आपका छोटी माता भी संक्रामक है, एड्स भी संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? तो कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है भाई? तो विटामिन ए का निर्माण होता है कैरोटीन पिगमेंट से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया विटामिन सी। अगला प्रश्न है, किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है? तो किसके लिए रखी जाती है भाई डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक? तो जो स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स के लिए रखी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एड्स को मतलब एड्स किसको इंगित करता है? मस्तिष्क की बीमारी को, या फिर जो है एक्वायर्ड जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर जीवाणु, या फिर कवक को? तो एड्स किसको इंगित करता है? तो एड्स जो होता है, ये वाला जो बड़ा वाला नाम लिखा है इक्वायर्ड मतलब कि इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं? तो फेफड़े जो होते हैं आपके वो श्वसन तंत्र के भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? रक्त को ऑक्सीजन जो होती है फेफड़ों से मिलती है। कहाँ से? फेफड़ों से मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो है मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? मेटाबॉलिज्म शब्द का जो संबंध है वो किससे है भाई? किस तंत्र से है? तो पाचन तंत्र से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से? बिल्कुल हाँ, कुत्ते के काटने से ही रेबीज नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आज का कि जो है प्रमाणन अधिनियम चिन्ह ISO अर्थात इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डिजेशन का जो गठन हुआ था, ISO का गठन प्रमाणन अधिनियम चिन्ह का जो गठन हुआ था, कब हुआ था भाई? तो गठन हुआ था 23 फरवरी 1947 ईस्वी को। इसका गठन हुआ था किसका? ISO का। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपको बता दिए। और भी अगर आपको देखने हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ओके सभी दोस्तों के पास। आपने फिजिकल एजुकेशन का वीडियो नहीं देखा तो इसको भी देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा तो ये देख लीजिएगा ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये बात बता दूं कि ये इससे पहले वाली वीडियो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाली पड़ी हुई है, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा देख लीजिएगा, वो भी अनिवार्य है आपका। और ये फिजिकल एजुकेशन भी अनिवार्य है आपका। ये सब वीडियो देख लीजिएगा ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बन रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।